देखो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे एटम के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा सबसे पहले माना गया था। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि एटम को क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मतलब एटम को हम फिर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो एटम के बारे में यदि तुमसे कोई पूछे क्या होता है, तो याद रखना एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जिसको और छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जिसको और छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। अब एटम का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? एटम का स्ट्रक्चर्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एटम्स में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके चारों ओर कौन घूमते रहता है? इसके चारों ओर घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जहां रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते क्या है हम लोग, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को? न्यूक्लियॉन्स। दोनों का नंबर एक साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही वैल्यू इसमें होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास का यदि बात करते हैं तो चार्ज हुआ। मास का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, -31 है, ध्यान देना। और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और केजी में बदलेंगे तो 27 केजी हो जाएगा। केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। यहाँ देखो 10⁻27 है, ये देखो 10⁻31 है। यदि और आसानी से समझना है तो यदि प्रोटॉन का मास यदि 1837 ग्राम है, समझना, प्रोटॉन का मास यदि 1837 ग्राम है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है सिर्फ 1 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास सिर्फ कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। तो तुम खुद समझो कि यदि हम प्रोटॉन का मास को 1837 ग्राम लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम है, इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास हुआ कुछ। मेरे पास मान लो एक तरह समझो 2000 रुपया हो, किसी के पास 1 रुपया है, तो 2000 के रेस्पेक्ट में उस एक का कोई वैल्यू नहीं है। लगभग में तो 2000 है ना, 1837 ग्राम लगभग में 2000 ग्राम है, या फिर 1800 बोल लो। 1800 के रेस्पेक्ट में एक का क्या वैल्यू है, बहुत कम। 1 ग्राम तो बहुत कम होता है। इसीलिए प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम लोग जब भी बात करते हैं कि मास में किसका रोल होता है, किसके कारण मास आता है, तो प्रोटॉन के कारण आता है और न्यूट्रॉन के कारण आता है। किसके कारण आता है, प्रोटॉन के कारण और न्यूट्रॉन के कारण आता है। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का भी जो मास होता है लगभग में प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के लगभग में क्या होता है, बराबर होता है। और उसका वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एग्जैक्ट वैल्यू पे यदि हम जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे, तो इसका वैल्यू होता है 1.675 स्टार्टिंग में। 1.67 के बाद क्या होता है, यहाँ पे 5 होता है। और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर होता है 1.6725, मतलब 67 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। कौन ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा। तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन हम लोग क्या मान के चलते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग में क्या है, सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग में क्या है, सेम है। ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन का मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो नाम ही है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है,
चार्ज लेस। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, चार्ज लेस होता है, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, जे थॉमसन। उसके बाद आता है प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया, तो ध्यान रखना प्रोटॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड किया है। ऐसे हम लोग बात करते हैं एनोड रे का या फिर कैनल रे का। कैनल रे और एनोड रे का जो डिस्कवरी, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं किया है। प्रोटॉन का डिस्कवरी का यदि हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड ही। इस सब के बाद जैसे तुमको बोले मास वाला कॉन्सेप्ट, जब मास एटम का मैच नहीं कर रहा था, प्रोटॉन का मास ले रहे हैं तो मास ज्यादा आ जा रहा है, तब समझ में आया कि उसमें जो मास आ रहा होगा वो किसी एक ऐसा पार्टिकल के कारण आ रहा है जो चार्जलेस होता है, लेकिन उसमें मास होता है। तभी हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन का कि न्यूट्रॉन पे मास तो होता है लेकिन उसका चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो बाद में किसके द्वारा किया गया, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जेम्स चैडविक। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कौन किसके द्वारा मतलब डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक। ध्यान रखना यदि प्रोटॉन का डिस्कवरी पूछे और रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा गोल्डस्टीन। लेकिन गोल्डस्टीन भी और रदरफोर्ड भी लिखा हुआ है तो आंसर क्या जाएगा, रदरफोर्ड। उस समय गोल्डस्टीन को टिक नहीं करना है। रदरफोर्ड का एक और डिस्कवरी है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के द्वारा क्या खोजा गया, न्यूक्लियस खोजा गया। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान देना, मतलब सिंबॉलिकली इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तुमको क्या समझा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से -1e0। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। -1 किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस। ऊपर में जो 0 लिखा वो किसको डिनोट कर रहा है, मास को। उसका मास को कितना ले लिया हम लोग, एक तरह से 0, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। अब बात आता है प्रोटॉन को, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 1p1। 1 को यहाँ पे +1 के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब चार्ज कितना है, पॉजिटिव। ये प्रोटॉन है और उसका भी मास है, तो मास है तो उसको 1 के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग का 0n1। इसमें क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ 0n1। चार्ज नहीं है लेकिन मास है, तो ई है न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ई है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और यह प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब किसी एलिमेंट का जब हम लोग एटम्स लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटम लिखते हैं, तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर x एक एलिमेंट है। x क्या है, एक एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर, या फिर एटॉमिक मास भी बोल देते हैं हम लोग उसको, क्योंकि मास नंबर से ही एटॉमिक मास आता है। लेकिन ध्यान रखना यदि मास नंबर लिखा हुआ है तो मास नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, एटॉमिक मास पॉइंट में हो सकता है। जैसे 35.5 लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, 35.5। अब 35.5 लिखते हैं किसके लिए, क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का 35.5 क्या है, मास है। क्लोरीन का क्या है, 35.5 मास। एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर अलग चीज होता है। मास नंबर में जो वैल्यू लिखेंगे वो एग्जैक्ट कितना लिखेंगे हम लोग, 35 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 35। 35.5 तो फिर कैसे आता है इसका मास, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज एटॉमिक मास का। पहले ये वाला हम लोग देखते हैं कि कोई एक एलिमेंट लिखा हुआ है x। अब ध्यान देना यदि x लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए या तो z लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a। क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना। सबसे पहले तुम्हारे पास लिखा हुआ है x, उस एलिमेंट को। अब उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो तो यही रहता है, लेकिन मास नंबर हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि जो z लिखा हुआ वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। z जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। और a जो लिखा हुआ वो क्या है, मास नंबर है। a जो लिखा हुआ वो क्या है, मास नंबर। a जो है वो है मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर, ये है
मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर यदि तुमसे कोई पूछे क्या होता है तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर जो आता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मास नंबर मिलेगा, ठीक है। अब प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो मास नंबर मिलेगा, और तुम सोचो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मतलब यदि इसमें से इसको घटा देते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। मतलब यदि हमसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मास नंबर में से किसको घटा दो, मास नंबर में से किसको हटा दो, एटॉमिक नंबर को। तो ध्यान में रखना, मास नंबर में से यदि हम एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक और चीज, एटम क्या होता है हम लोग का, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब एटम पर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग अभी क्या पढ़े कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन एटॉमिक नंबर डिफाइन करते समय हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसे निकाल सकते हैं। अब बात आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस में यहाँ से निकालने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है, और वो एनर्जी हम लोग नहीं ला पाते, इसलिए प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर यदि कोई बोलेगा तो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं तो बता दिए, मास नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एटॉमिक नंबर को। तो ये एटम का बेसिक चीज हुआ कि एटम का न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इस दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व करते रहता है, अराउंड द न्यूक्लियस ही घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अराउंड द न्यूक्लियस घूमते रहता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग के पास आएगा आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले इसको लिखना है तो लिख लो। लिखो। कोई बंद हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो हम लोग के पास, अभी हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्लोरीन का ही देखते हैं। 17Cl35 और 17Cl37। इसमें यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो इस 17 और 17 यहाँ पर है, तो यदि कोई हमसे पूछेगा कि इसमें प्रोटॉन कितना है, तो इसमें प्रोटॉन 17 होगा, इसमें भी 17 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो प्रोटॉन जितना होगा उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन यदि हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, तो मास नंबर में से किसको घटाएंगे, एटॉमिक नंबर को। तो 35 माइनस 17 होगा, जो कितना है यहाँ पे 18, और यहाँ पे 37 माइनस 17 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 20। मतलब प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसमें 18 और इसमें क्या है 20 है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना। ऊपर वाला में से यदि इसको घटा देते हैं नीचे वाला को, तो हमको क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, डिफर है। और यहीं से हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था। कितना कितना था, 17 था। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या था, डिफरेंट था।
एक में 35 था और एक में क्या था 37 था। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या था डिफरेंट था। तो ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट का एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। मतलब ये किसका एग्जांपल दिया हुआ है, आइसोटोप्स का एग्जांपल दिया हुआ है। किसका एग्जांपल दिया हुआ है आइसोटोप्स। याद रखना एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। इसका और आइसोटोप्स हो सकता है 1H1, 1H2, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। इसी तरह कार्बन का आइसोटोप्स होगा, ऑक्सीजन का आइसोटोप्स होता है, आयरन का आइसोटोप्स होता है, सबका आइसोटोप्स होता है। तुमको पता होना चाहिए आइसोटोप्स निकालते कैसे हैं। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो। मास नंबर की जगह यदि एटॉमिक मास भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना उसमें, ठीक है। हम लोग वहां पे एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। कि पहला 1H1 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं प्रोटियम। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम जो है तो इसको हम लोग 1P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ड्यूटेरियम है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, 1D2 लिख सकते हैं हम लोग। और जो ट्रिटियम है उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है हम लोगों के पास। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखो एटॉमिक नंबर सब में सेम है, मास नंबर क्या है डिफरेंट। तो आइसोटोप समझ में आ गया सबको। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम एक चीज बोले थे कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है 35.5 आता है। कैसे आता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वही बता रहे। क्लोरीन का एटॉमिक यहाँ पे यदि मास नंबर बात करते हैं तो कितना है 35। इसी को क्या बोले हम एटॉमिक मास कंसीडर कर सकते हैं। अब जो 35 वाला है तुम्हारा, 35 वाला जो नेचर में पाया जाता है वो है 75%। कितना परसेंट 75%, 75% नेचर में पाया जाता है ये। और क्लोरीन जो 37 वाला है नेचर में पाया जाता है 25%। कितना परसेंट पाया जाता है 25%। एक पाया जाता है 75%, एक पाया जाता है 25%। दोनों का रेशियो अलग अलग है। आंसर कितना आया था हम लोग 35.5। तुम खुद सोच के देखो 75% वाला मतलब 35 जो है 75% है, मतलब ज्यादा है, 75% है। मतलब जो मास होगा वो इसी के आसपास होना चाहिए। हम लोग आंसर भी कितना आता है 35.5 आता है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो देखो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास क्या है तरीका। सबसे पहले इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान देना। ये जो 75% है वो कौन सा है 35 वाला। तो नेचर में जो जितना परसेंट पाया जा रहा है उसका लिख दो। 35 वाला मेरे पास कितना परसेंट है 75%। 35 वाला कितना परसेंट है 75% प्लस 37 वाला कितना परसेंट है 25%। तो 37 गुना 25% कर देंगे। इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं डिवाइडेड में 100 नहीं होगा, परसेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। 75% मतलब अपने आप ऑटोमेटिक वहां पे परसेंट के तौर पर आएगा। परसेंट मतलब क्या होता है परसेंट, मतलब पर 100 में बात ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कितना आ गया 35 गुना 75 बटा 100 और यहाँ पे आएगा 37 गुना 25 बटा 100। मतलब यदि तुमसे कोई बोले एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो तो तुमको ध्यान क्या देना है कि जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो नेचर में कितना परसेंट है, वो दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस और जो दिया हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखना 35.5 आ जाएगा। 35.5 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्लोरीन का जब मास लेते हैं तो 35.5 आएगा। और इसको और थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इस तरह का और क्वेश्चन आता है मोल कॉन्सेप्ट में। इन हम लोग अभी बेसिकली बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स का क्या होता है। अब उसका समझेंगे हम लोग आइसोबार क्या होता है। आइसोबार में उल्टा हो जाएगा इसका।
आइसोबार में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा देखने को मिलेगा। उल्टा देखने को मिलेगा कहने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा और जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। अब हम लोग बात कर रहे हैं आइसोबार का, है ना। आइसोबार क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो, मतलब एटॉमिक मास सेम हो। जैसे आर्गन का यदि हम लोग एग्जांपल लें और कैल्शियम, तो यहाँ पे तुम गौर करो, ये जो 18 है इसका 20 है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया यहाँ पर, डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे Ev40 है, Ev40 है, तो जो एटॉमिक मास है या फिर इसी को मास नंबर बोल रहे हैं हम लोग, ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोबार्स कहलाएगा। आइसोबार्स का जब डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ये इसका आइसोबार होगा और ये इसका आइसोबार होगा, ठीक है। और यही सब डिस्कवरी के कारण जो डाल्टन के द्वारा थ्योरी दिया गया था वो सब गलती हो गया था। एटम के द्वारा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था सब गलत हो गया था। डाल्टन क्या बोला था कि यदि कोई डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है तो उसका कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम हो गया। आइसोटॉप्स के केस में क्या था, बोला था कि यदि सेम एलिमेंट का एटम है तो कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं हो सकता, उसमें बोला था। लेकिन क्या हो गया, मास से डिफरेंट हो गया। मतलब उसी तरह का कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से कि एक ही तरह का, जैसे कहा जाता है कि एक ही तरह का आदमी का कितना तरह का शकल हो सकता है, 7 तरह का हो सकता है। मतलब एक ही आदमी का जैसा दिखने वाला क्या हो सकता है, पूरा दुनिया में 7 हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के आने से जो डाल्टन का जो थ्योरी दिया गया था कि सेम एलिमेंट का एटम हर प्रॉपर्टी में सेम होगा, वो गलत हो गया, क्योंकि हर प्रॉपर्टी में सेम नहीं था। और डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स हमेशा डिफरेंट होगा, वो भी गलत हो गया। तो आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया। अब हम लोग के पास है आइसोटोन। क्या है, आइसोटोन। लिख लो इसको जल्दी से। आइसोटोप, आइसोबार, इसके बाद हम लोग के पास आइसोटोन। क्या होता है आइसोटोन, आइसोटोन किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी हम लोग एक ट्रिटियम का एग्जांपल लिए थे, 1T3 ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, और 2He4 हीलियम। इसका तुम देखो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसका 1 है और इसका 2 है। इसका मास नंबर जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, मास नंबर डिफरेंट हुआ। लेकिन न्यूट्रॉन निकाल के देखो, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 3 - 1 2, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 4 - 2 कितना है, 2 है। मतलब न्यूट्रॉन इसमें 2, इसमें 2, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोन बोलेंगे। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया। आइसोटोन के बाद क्या हम लोग के पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम पे ही ध्यान देना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब हुआ सेम, इलेक्ट्रॉन सेम हो जाना चाहिए, सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एटम का बात नहीं करेंगे। किसका बात नहीं करेंगे, एटम का बात नहीं करेंगे। यहाँ जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग स्पीसीज वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, स्पीसीज, क्योंकि इस केस में क्या था, सिर्फ एटम था। इस केस में क्या था, सिर्फ एटम था। यहाँ पर एटम के साथ साथ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। एटम के साथ साथ क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। तो सिंपल या तो तुम लिखो ग्रुप एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स लिखो, या फिर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं,
स्पीसीज लिख सकते हैं। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल समझना। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, नियोन। नियोन इनर्ट गैस है जो कितना नंबर पर है, 10 नंबर पर है। तो यदि 10 नंबर है तो एटॉमिक नंबर इसका 10 हुआ, प्रोटॉन भी 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10। आगे यदि हम बढ़ते हैं सोडियम की ओर, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 11। कितना हुआ, 11। उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, निकालने पे कैसा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकालने पे प्लस चार्ज आता है, तो Na प्लस हो गया। मतलब पहले 11 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 12। मैग्नीशियम कितना होता है, 12। उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। सेम इसी तरह एल्युमिनियम कितना नंबर पर है, 13 नंबर पर। 3 इलेक्ट्रॉन यदि निकाल लेते तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस बन जाएगा। और 3 प्लस जैसे बना तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। सेम इसी तरह यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना नंबर पर है, 9 नंबर पर है। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 होगा ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना नंबर पर है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा। सेम इसी तरह नाइट्रोजन का एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन कितना नंबर पर है, 7 नंबर पर। 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास, जितना भी एटम्स लिखे हैं सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सारा किसका एग्जांपल हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसका एग्जांपल हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हो गया। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना, BO3 माइनस बोरेट। अगला है तुम्हारे पास CO3 माइनस कार्बोनेट, फिर है तुम्हारे पास NO3 माइनस नाइट्रेट। पहला क्या है, BO3 माइनस, CO3 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, अब इस पे इलेक्ट्रॉन गिनने का काम करना है हम लोगों को। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गिनने का काम करना और चेक करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। डेफिनेशन में इसीलिए हम बोले थे कि या तो एटम लिखा हुआ रह सकता है या फिर क्या लिखा हुआ रह सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स लिखा हुआ रह सकता है। यहाँ पे क्या है, एटम का ग्रुप है, एटम का क्या है, ग्रुप है। अब यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान से देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन है, गिनते हैं, ध्यान से देखना। पहले बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। ध्यान देना, 5 होता है। चार्ज कितना है इसके ऊपर, 3 माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो 5 और 3 कितना हुआ, 8। और ऑक्सीजन कितना है इसके पास, 3। मतलब एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ऑक्सीजन के पास 8 या 24, और पहले से 8 था, 24 8 कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, 32। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 32 हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 32 टोटल। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। 12 एटॉमिक मास है उसका, एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। और फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 7 और 1 कितना हुआ, 8। और ऑक्सीजन का 3 को है तो 8 किया कितना हो जाएगा, 24। 24 8 कितना हो जाएगा, 32। तो फिर से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 32। मतलब तीनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ है। लेकिन ये एटम्स नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखने बोल रहे थे, स्पीसीज लिखने बोल रहे थे। लिख लो जल्दी। अब यहीं से आएगा हम लोग के पास, इसी से मिलता जुलता, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। कार्बन के पास 6, हाँ 6 2 8 हुआ, और ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 या 24 हो गया। फिर 2 क्यों जोड़ेंगे, पूरा ग्रुप में 2 ही है ना, एक ही बार 2 ऐड होगा ना। तुम 2 उस समय ऐड कर लिया तो बाद में पहले फिर ऐसे ऐड करो, फिर 8 या 24
ऑक्सीजन के पास कार्बन का 6, 30 हुआ और 2 ऐड करो तो 30 और 2 32 होगा। ऐड एक ही बार होगा, बस सेम होना चाहिए। हाँ इलेक्ट्रॉन यदि सेम होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब हम लोग के पास है आइसोस्टर्स, इसको लिख लो। आइसोस्टर्स क्या है? आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होने के साथ साथ एटम भी सेम हो जाए, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एटम भी सेम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल समझना, H2O और HF लिए हम लोग। क्या लिए? H2O और HF, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 8। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक। सेम उसी तरह यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9। 1 + 9 कितना हो गया? 10। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? 10। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब यही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे, H2O और HF। एक तरह से ध्यान से देखे तो यही चीज तो लिखा हुआ है। O2-, 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो 2- आ जाएगा, एगो फ्लोरीन हटा देंगे तो F- आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन इसमें एटम कितना है? 3 एटम है इसमें। और इसमें कितना एटम्स है? 2 एटम्स है। क्या एटम सेम है? एटम सेम है? नहीं है। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन आइसोस्टर्स नहीं है। तो ऐसे लिख के काट देना ताकि यहाँ पे ध्यान जाए कि, या फिर साइड में काटना है, वहां पे काटने पे पता चला दिखवे नहीं कर रहा। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन आइसोस्टर्स नहीं है। अब यहां से एक स्टेटमेंट आता है, ध्यान देना, डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं उसमें बताना ट्रू है या फॉल्स। ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर आइसोस्टर्स, ट्रू और फॉल्स। सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हो सकता। देख लो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन आइसोस्टर्स नहीं है। लेकिन इसका उल्टा स्टेटमेंट यदि हम लोग बोले, कन्वर्स इसका यदि हम लोग बोले कि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हमेशा ट्रू होगा। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसोस्टर्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए और एटम भी सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है ही, तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। उसमें एटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब यही एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान देना, ये वाला जो एग्जाम्पल है BO3 3-, CO3 2-, NO3 -, यही एग्जाम्पल हम लोग आइसोस्टर्स में लिख सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेना। क्यों लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन 32 काउंट कर चुके हैं हम पहले से। एटम गिनना, बोरॉन इसमें के गो है? 1 गो। ऑक्सीजन के गो है? 3 गो। 1 और 3 4। कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 1 और 3 4। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 3 और 1 4। सब में एटम कितना है? 4। किसी के ऊपर ये दिमाग नहीं आना, ये तो चार्ज लिखा हुआ जो उन्हें जोड़ेंगे, चार्ज एटम नहीं है। उस जो ग्रुप ऑफ एटम्स उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है, नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा एटम्स का। तो एटम्स इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी और आइसोस्टर्स भी है। जो आइसोस्टर्स होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा ही होगा। लिख लो, जल्दी से लिखो। देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? आइसोडाइफर्स का। आइसोडाइफर्स क्या होता है इसको समझते हैं। आइसोडाइफर समझना क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। एक एग्जाम्पल लिए हम लोग यूरेनियम का। एक यूरेनियम होता है 235 और एक यूरेनियम होता है 238, ठीक है।
आइसोटॉप से एक तरह से देख लो, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन अभी दोनों को कंपेयर नहीं करना है, एक और चीज लेकर आना है, थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90, और जो मास नंबर है, एटॉमिक मास जो है वो कितना है 234 है। ठीक, सब में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, ये हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोटॉन कितना है इसमें 92, इसमें कितना है 92, इसमें कितना है 90, प्रोटॉन 92, इसमें 92, इसमें 90। इलेक्ट्रॉन का जरूरत है नहीं, इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा 235 माइनस 92, कितना आएगा जल्दी बताओ। यहाँ आएगा 238 माइनस 92, और यहाँ आएगा 234 माइनस 90, कितना आएगा 143। यहाँ पे कितना आएगा 146, यहाँ कितना आएगा 144। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बात कर रहे थे, तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कैलकुलेट कर लिए, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अब डिफरेंस बोल रहे हैं मतलब जो बड़ा होगा उसी में से छोटा को घटाएंगे, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन कितना है 143, प्रोटॉन कितना है, तो 143 माइनस 92 होगा। यहाँ पे कितना होगा 146 माइनस 92 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 144 माइनस 90 होगा। कितना आएगा इसका वैल्यू, यहाँ पर आ रहा है 51, यहाँ कितना आ रहा है 50, और यहाँ कितना आ रहा है 54। अब यदि ध्यान दो, वैसा न्यूक्लियाइड्स जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या हो सेम हो, यहाँ देखो 54 और यहाँ भी कितना है 54, लेकिन क्या सेम होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस। डिफरेंस बोला जा रहा है मतलब छोटा में से बड़ा को मत घटा देना, बड़ा में से छोटा घटेगा, मतलब बड़ा कौन है न्यूट्रॉन, छोटा कौन है प्रोटॉन, इस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा। अब दोनों का वैल्यू क्या आ चुका है सेम आ चुका है, मतलब ई दोनों जो होगा ये क्या होगा आइसोडाइफर्स होगा, ई आइसोडाइफर्स नहीं होगा। समझ में आया, लिख लो जल्दी से। आइसोडाइफर्स न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं आइसोडाइफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोडाइफर्स बोलते हैं। बोलो, हाँ यूरेनियम थोरियम दोनों एलिमेंट है, लेकिन ये सब जो है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, रेडिएशन होते रहता है, यूरेनियम थोरियम, ठीक है। लिख लो जल्दी से लिख लो।